नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट अफेयर सितंबर 2023 के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। किसी भी वन डे एग्ज़ाम या फिर यूपीपीसीएस 2024 का जो आने वाला है उसके लिए, और साथ साथ में जो अभी पीईटी का पेपर लगा हुआ है 28 और 29 अक्टूबर को, उसके लिए ये करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है ये 17 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो 17 सितंबर इसका राइट आंसर है। और एक्चुअली में ये दुनिया भर में जैसे स्वास्थ्य देखभाल के लिए ये मनाया जाता है, और इसमें रोगी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए इसको विश्व रोगी सुरक्षा दिवस को मनाया गया था। और इसकी जो थीम है वो थीम इंगेजिंग पेरेंट्स फॉर पेरेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी सेफ्टी ये इसकी एक तरह से थीम है, ये इस वर्ष की। ठीक है, और इसमें जो है ये 2023 की थीम है। और इसमें बेसिकली क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल में ये जितनी भी त्रुटियां हैं और नकारात्मकता है उसको सफल बनाने के लिए, उसको जो है ख़त्म करके और उसको सफल बनाने के लिए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस ये मनाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत के किस स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में अभी शांति निकेतन को शामिल किया गया है। एक्चुअल में टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये टोटल जो है 40 थी, और अभी जो है टोटल 42 हो गई हैं। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को जोड़ा गया है, जिसमें एक तो है शांति निकेतन और दूसरा है जो इम्पोर्टेंट है शांति निकेतन के अलावा, जिसको दूसरा जो जोड़ा गया है हलेबीड में जो मंदिर है कर्नाटक में, और उन मंदिरों को जोड़ा गया है। और इसमें एक तो है शांति निकेतन। ठीक है, अब शांति निकेतन का संबंध किससे है इसे जानते हैं। और ये 41st साइट बनी है, और 42nd जो है जो हलेबीड में मंदिर है, हलेबीड में, और हलेबीड में जो मंदिर बने हुए हैं उनको ये 42nd साइट जो है माना गया है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है, टोटल इंडियन साइट्स जो है वो 42 हो गई हैं। ठीक है, अब इन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जैसे मैंने बताया कि बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं कि इनमें जो है ऐतिहासिक स्थल होते हैं ये, और इसकी स्थापना जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इसकी 1921 में की गई थी। ठीक है, और शांति निकेतन की, ठीक है, ये इसकी स्थापना 1921 में, और ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और बाद में जो है ये विश्वविद्यालय बना। ठीक है, और विश्व भारती के नाम से इसको जो है बोला गया, विश्व भारती। ठीक है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ये बनाया गया था, और इस प्रकार से ये 41st साइट जो है बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस एयरलाइन ने 16 हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। तो ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन है ये एयर इंडिया ने स्टार्ट किया है। एयर इंडिया जो है ये टाटा ग्रुप की एयरलाइन है। ठीक है, और एयर इंडिया ने बेसिकली प्रोजेक्ट अभिनंदन इसको स्टार्ट किया है। अब ये प्रोजेक्ट अभिनंदन का संबंध किससे है। तो इसका उद्देश्य जो है, जैसे यात्रियों को कोई व्यक्तिगत रूप से जो परेशानी होती है, या फिर उनको जो है परेशानी मुक्त
जो है ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करना है जो परेशानी मुक्त हो। और इससे साथ साथ जो है कि जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है कि जैसे सामान है हमारा छूट जाता है, ठीक है। और दूसरा तो यात्री जो है यात्रा करते समय जो है करने से पहले जो है कोई यात्री जो है वो छूट गया किसी विमान के लिए, तो उसको जो है जमीनी सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन स्टार्ट किया गया है। तो ये इसके जो 16 प्रमुख हवाई अड्डे हैं 16, उनको नामित किया गया है इसके लिए। और इसके लिए जो है SAO जो अधिकारी है उनको बोला गया है कि जो सेवा के जो आश्वासन अधिकारी हैं उनको SAO को तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यशोभूमि जो है ये जो मेजर इम्पोर्टेंट है, इसको एक मिनट हम जरा, दिल्ली में जो है ये द्वारका में इसको स्टार्ट किया गया है। और द्वारका में इसको यशोभूमि का नाम दिया गया है, यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर को। और इसमें 5400 करोड़ रुपए लागत आई है, 5400 करोड़ रुपए। और साथ में जो है इसमें ये कितना एरिया कवरअप किया है, इसने एरिया जो है टोटल ये किया है 8.9 लाख वर्ग मीटर, है ना, मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया जो है इसने कवर किया है। और ये एक 620 जो समिट है वो होने जा रही है भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर पर, ठीक है, भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर। इसमें जो ये 620 जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे और यहाँ पर ये इसको तैयार किया गया है। और ये जो है यशोभूमि के नाम से जानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। PM विश्वकर्मा योजना के आवेदन के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो PM विश्वकर्मा योजना जो है, पहले इसको समझते हैं और इसके जो न्यूनतम आयु है वो, तो विश्वकर्मा योजना जो है इसको PM ने प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये योजना जो है PM के नाम से है। इसमें जो है ये विश्वकर्मा जयंती पर, ये विश्वकर्मा जयंती पर ये स्टार्ट की गई और इस बार 2023 में, ठीक है। और विश्वकर्मा जयंती के तो विश्वकर्मा जी के 73वें जन्मदिन पर ये स्टार्ट की गई है, ठीक है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें इस योजना को जो है 5 साल दिए गए हैं। 5 साल में ये टोटल जो है इस पर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। 13,000 करोड़ रुपए जो है ये खर्च किया जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है इसमें इसकी आयु जो है रखी गई है 18 वर्ष, ठीक है। तो 18 वर्ष से जो या उससे अधिक आयु के लोग जो है इसमें जुड़ेंगे और इसमें ये भाग ले सकेंगे। तो इसको जो इसकी वेबसाइट भी जारी कर दी है pmvishwakarma.gov.in। तो pmvishwakarma.gov.in जो वेबसाइट है इसके माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और इसके माध्यम से ये जुड़ सकते हैं लोग। और ये PM विश्वकर्मा का जो टोटल योजना है, ये योजना कहती क्या है? तो ये योजना जो है एक तरह से जैसे कोई पर्सन है, उसकी स्किलनेस है, तो उसने ITI किया है, या फिर जैसे कोई कारपेंटर है, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, या फिर कोई जैसे जौहरी है या जेवरात बनाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो अलग अलग जो आर्टिसंस हैं, है ना, या शिल्प करता है कोई, तो वो सब के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और साथ में उनको जो है ट्रेनिंग के साथ साथ जो है वो एक साथ में उनको नया मंच देना और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना और मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करना,
ये ज़्यादातर इसमें शामिल है। 1,25,173 इतने जो है ये पर्सन जो है ये लॉगिन कर चुके हैं। अभी तक कितने एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सबमिटेड हो चुकी हैं, ठीक है, आज की तारीख तक, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे कि हाल ही में किस देश ने 12 सुकोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है। तो हाल ही में जो है ये जो सुकोई विमान है इसको खरीदने के लिए मोदी सरकार ने, इंडिया ने जो है ये खरीदने के लिए फैसला किया है। और इसके लिए मोदी सरकार ने 45,000 करोड़ रुपए जो है इतनी लागत जो है कि ये रक्षा खरीद की जाएगी, रक्षा खरीद, ठीक है। और इस रक्षा खरीद में जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो होती है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसके माध्यम से जो है ये खरीद का प्रस्ताव दिया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है उस IAF में, ये इंडियन एयरफोर्स में 12 सुखोई जो ये लड़ाकू विमान है इनको सुखोई, अब इसमें जो ये एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे इसमें ये खरीदारी HAL के द्वारा की जाएगी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने में भी HAL का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स और इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट में को बनाने के लिए HAL का बहुत बड़ा योगदान है। और HAL का जो हेडक्वार्टर है वो बंगलौर में है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि HAL का बेंगलोर। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि HAL ने इसमें जो इसका शेयर जो है 3947 रुपए का ये इसका शेयर है HAL का। और शेयर बाजार में भी उछाल HAL को देखा गया है कि जब ये 12 सुखोई विमान जो है खरीदने की बात हुई तो बेसिकली जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेयर प्राइस जो है इसका भी ये एयर प्राइस बढ़ा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर कि हाल ही में भारत ने किस IIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ICICI बैंक के साथ साझेदारी की है। तो ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है इसको बढ़ावा देने के लिए ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो है उसमें ये IIT कानपुर का नाम आया है कि IIT कानपुर ने जो है ऐसा किया है। और इसमें एक्चुअली में क्या है कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है भारत का, तो वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव बनाए गए हैं IIT निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर, है ना। और इसके संस्थान में इन्होंने 5 साल पूरे किए हैं, है ना, प्रोफेसर अभय करंदीकर, अभय करंदीकर, ठीक है। इनको जो है दारोमदार इसका सौंपा गया है। और यही जो है ये इसको ICICI बैंक के साथ इन्होंने साझेदारी की है स्टार्टअप के लिए। और इन्होंने इसमें जो है 65 से अधिक जो है ये एग्रीमेंट हुए हैं इनके बीच में, ठीक है, 65 पॉइंट्स पर, ठीक है, एग्रीमेंट किए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिकेट एशिया कप अभी आयोजित हो रहा था। अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिकेट एशिया कप में 6 टीमों ने भाग लिया था और श्रीलंका और पाकिस्तान में ये खेला जा रहा था। इसमें किस टीम ने जो है ये क्रिकेट एशिया कप जीता है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत ने जो है श्रीलंका को हरा कर मतलब एकदम जो है 50 रन केवल बनाने दिए थे इनिंग में और इनके सभी विकेट जो है चले गए थे और भारत ने ये जो है 6 ओवर में ये है मैच जो है ये जीत लिया था, ठीक है। तो जब ये मैच जो है जीता गया तो टोटल जो है ये 6 ओवर में ये मैच जीत लिया गया
और इसमें अभी तक जो टोटल एशिया कप में श्रीलंका को हराकर ये भारत ने मैच जीता है। और इसमें मैंने जैसा बताया कि पाकिस्तान और श्रीलंका ये दो जगह थी जहाँ पर ये खेला गया, और कोलंबो में इसका फाइनल खेला गया था। और इसमें 8 बार भारत को सफलता मिली है एशिया कप जीतने में, और पाकिस्तान ने ये जो है ये 2 बार जीता है। 2 बार जो है पाकिस्तान ने जीता है एशिया कप, और उसके साथ साथ जो है श्रीलंका ने 6 बार जो है ये श्रीलंका ने जीता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है इंडिया का दबदबा बना हुआ है, और इसमें जो है इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और जैसा कि मैंने बताया था अभी कि अब जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि कौन कौन से मेन जो ईयर रहे हैं जिसमें ये इम्पोर्टेंट रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि श्रीलंका एक्चुअल में श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया है, और इसमें जो है ईशान किशन जो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो स्टार्टिंग करी थी ईशान किशन और शुभमन गिल ने, तो उनको आउट भी नहीं कर पाए, एक भी विकेट नहीं गंवाया, और 10 विकेट से ये पूरा जो है मैच जो है इंडिया ने जीता है। ठीक है, 10 विकेट से। अब इसमें खास बात एक चीज़ और है कि जो एशिया कप है ये भारत ने अभी तक 8 बार टोटल जीता है। तो उन 8 बार में इसमें ये 2023 भी शामिल है, और ये 1984 में जीता था, उसके बाद 86 में 1986 में, उसके बाद 1990-91 में ये खेला गया था, 90-91 में तब जीता था, और 95 में 1995 में, फिर उसके बाद 2010 में और 2016 में ये जीता था। तो उसके बाद जो है ये 2023 में इस बार जीता है। तो टोटल जो है 2016 भी में भी जीता था, फिर 2018 में भी जीता, ठीक है, और फिर 2023 में भी जीता है। ठीक है, तो टोटल जो है 8 बार जीत चुका है भारत, पहले नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया है? तो जैसा कि हम लोग को पता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बांस क्या है, तो बांस जो है एक प्रकार की घास है। तो विश्व बांस दिवस जो है ये 18 सितंबर को भी हाल ही में मनाया गया 2023 में। और ये जो पौधा है विश्व बांस, इसको जो है बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड। ठीक है, अब ये पौधा जो है ये बेसिकली जो है सतत विकास को लेकर के, या गरीबी उन्मूलन को लेकर के, या पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को जो है ये बनाए रखने के लिए एक वैश्विक पहल आयोजित की गई थी, जिसमें विश्व बांस दिवस के दिन जो है इसको किया गया। तो इसमें बांस के जितने भी लाभ होते हैं उनके बारे में बताया गया, और साथ में जो है किस प्रकार से ये पर्यावरण संरक्षण में बांस जो है एक महत्वपूर्ण रूप से, बांस की जो चीज़ें हैं बांस के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और जिससे जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद भवन के लिए क्या नाम सुझाया है? अब जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग जानते हैं कि पुराना संसद भवन अब जो है संसद भवन नहीं रहा है, तो नया संसद भवन है, वहाँ पर ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई होती है। और इसके लिए जो है पुराना संसद भवन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एडविन लुटियंस है ना, एडविन लुटियंस, और साथ में जो है हर्बर्ट बेकर, इन्होंने जो है ये दोनों ने मिलकर के इसका ये आर्किटेक्चर थे जिन्होंने इसकी जो है एक तरह से संसद भवन का आर्किटेक्चर जो है वो बनाया था। तो मॉडल, और ये संसद भवन जो है ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, और इसका उद्घाटन जो है बहुत पहले ही, तो इसको जो है संविधान
सदन के नाम से अब जाना जाएगा पुराने संसद भवन को। और 28 मई को जो है नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ, नया संसद भवन, ठीक है। तो नए संसद भवन से में अभी सभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, सभी जो सदन चलते हैं, जो सत्र चल रहे हैं, वो नए संसद भवन में चलना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर आते हैं कि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, तो रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का जो डेवलपमेंट एजेंसी है, रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये जो एजेंसी है ये परियोजनाओं में वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है। वित्त पोषण मतलब जैसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, कि जैसे कोई भी डेवलपमेंट के लिए, तो नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसके फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है। और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, या जिससे प्रदूषण नहीं होता है और जो हमेशा के लिए जो है होती हैं, तो रिन्यूएबल सोर्स उनको बोला जाता है। तो इसमें सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, ये ऊर्जा आती हैं, ठीक है। और साथ में जो है ज्वारी ऊर्जा है, टाइडल एनर्जी है, ज्वारी, तो ज्वारी ऊर्जा, ठीक है। और भी इसमें सम्मिलित हैं। तो ये ऊर्जा का जो स्रोत है ये बेसिकली क्या है, कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करना है, और इस तरह से कार्बन के एमिशन को रिड्यूस करके इसको ज़ीरो तक लाना है, ठीक है। तो ये रिडक्शन, जितना ज़्यादा कार्बन का एमिशन रिडक्शन होगा उतना ज़्यादा पर्यावरण को संरक्षण मिलेगा। पर्यावरण में जो पेड़ पौधे हैं उनको जो है ये बढ़ने में, और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में उसको ये पॉल्यूशन नहीं होगा। और ये जो कार्बन का एमिशन है, जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं इंडिया में, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो औद्योगिक एक तरह से विकास को लेकर के जिस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ जो पर्यावरण के साथ जो हमारी जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को संरक्षित रखना है, उस क्षेत्र में जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा जो है ये एक विशेष जो है महत्व होता है इसका, ये इसमें अपना विशेष महत्व है इसका। और इसमें जो है नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी जो है इसको जो IREDA कहा जाता है, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इसमें जो है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ इन्होंने समझौता किया है। और ये जो है बेसिकली जो है इसमें नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों को बढ़ाने के लिए ये 3 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये 3 समझौतों पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, ये समझौते क्या हैं, ठीक है, और इनमें जो है ये किसके साथ हुए हैं। तो ये 3 समझौते जो हैं ये NBCC इंडिया जो है प्रसार भारती के साथ हुए हैं, और NBCC इंडिया लिमिटेड और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं इसमें, ठीक है। NBCC इंडिया और डिजिटल इंडिया इसमें शामिल है, ठीक है, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। अब NBCC इंडिया है, इसमें ये जो समझौते हैं ये प्रसार भारती और NBCC के साथ और डिजिटल इंडिया के साथ ये हुए हैं। तो इस समझौते में क्या है कि DD न्यूज़ है जैसे, या फिर DD इंटरनेशनल है, न्यूज़ है, चैनल हैं, इनके माध्यम से जो है खादी को किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जाए, खादी उद्योग को, और किस प्रकार से जो है इन चैनलों के माध्यम से खादी परिधानों में ये लोग जो इसके एंकर होते हैं वो भी नज़र आएंगे, खादी पहनने के कपड़े पहनेंगे। और इसके जो खादी और ग्रामोद्योग के आयोग के जो चेयरमैन हैं मनोज, डैशबोर्ड और ATR पोर्टल भी लॉन्च किया है इन्होंने, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें इसको बढ़ावा देने के लिए, एक तरह से खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ये
किया गया है, इम्पोर्टेंट ये समझौता किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंटरनेशनल रेड पांडा डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है इसको हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। रेड पांडा जो है ये बेसिकली एक तरह से ये भालू की जनजाति है। ठीक है, और भालू की जाति है, और ये रेड पांडा जो है उसके संरक्षण और बचाव के लिए, बेसिकली ये संरक्षण व बचाव के लिए ये प्रतिवर्ष जो है रेड पांडा डे, इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है। और ये 16 सितंबर को जो है, सितंबर का तीसरा शनिवार जो है स्टार्ट हुआ था 16 सितंबर को, तो 16 सितंबर से ये जो है ये मनाया गया था उस दिन। और रेड पांडा जो है ये एक तरह से विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, विलुप्त प्रजाति है, और हम जानते हैं कि विलुप्त प्रजाति जो है प्रजाति, ठीक है, उसमें जो है ये सबसे बड़ी बात है कि रेड डाटा बुक है। ठीक है, तो रेड डाटा बुक जो हम लोग जानते हैं IUCN द्वारा जारी की जाती है, और इसमें जो एक्सटिंक्ट या विलुप्त प्रजातियां होती हैं, वो विलुप्त प्रजातियां जो हैं ये गुलाबी पन्नों से, ये गुलाबी पन्ने होते हैं उन पर ये नामित की जाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, या फिर वो किस तरह के पन्ने होते हैं, उनका कलर क्या होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो है इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है इसको 2010 से ये मनाना स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स C20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्व चंद्रा, इन्होंने जो है इसका अनावरण किया पुस्तक का। और बेसिकली ये पीपल्स G20 नामक की पुस्तक का अनावरण जो है जब किया गया, तो ये पुस्तक जो है ये, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो C20 पीपल्स C20 जो ये अध्यक्षता है G20 की, वो भारत कर रहा है। और पहला भाग जो है नई दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 को, फर्स्ट पार्ट जो है इसका 9 से 10 सितंबर को जो है ये आयोजित किया गया था। और उसके बाद जो है ये अभी हम लोग जानते हैं कि ये पीपुल्स C20 नामक पुस्तक का अनावरण जो है ये अपूर्व चंद्रा के द्वारा किया गया। और G20 का शिखर सम्मेलन जो है ये अभी इंडिया में हुआ, तमाम देशों के जो प्रतिनिधि थे उनमें भाग लिए थे, और साथ साथ जो है ये अभी हाल ही में जो गणतंत्र दिवस, जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, स्वतंत्रता दिवस के दिन जो है मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रहे थे। और G20 का शिखर सम्मेलन जो आने वाले 2024 में ये ब्राज़ील में मनाया जाएगा। ठीक है, ये ब्राज़ील जो है उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि होयसल के पवित्र मंदिर, मैंने बताया था अभी जो कि 41वां जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो शांति निकेतन को बनाया गया है। और बाद में जो है ये 41वें के बाद 42वां जो है ये होयसल के पवित्र मंदिर जो हैं ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट किए गए हैं। ठीक है, अब ये जो है हलेबीड इसकी में है, ये राजधानी है इसकी, कर्नाटक में जो है ये होयसल की राजधानी हलेबीड रही थी, वहाँ पर जो है ये। और हलेबीड में और सोमनाथपुरा या बेलूर में 3 जगह जो है ये पवित्र मंदिर समूह हैं, हलेबीड में, और दूसरा सोमनाथपुरा, और तीसरा जो है ये बेलूर में। ठीक है, तो इन 3 जगह पर जो है ये पवित्र मंदिर समूह है। और अब जो है टोटल 42, मैंने कहा था कि लिस्टिंग हो चुकी है। 41st वाला जो है वो शांति निकेतन था जो पश्चिम बंगाल में है, और 42nd भी है। तो 12वीं और 13वीं शताब्दी में ये पवित्र मंदिर जो है ये बनाए गए थे,
12वीं और 13वीं शताब्दी सदी में। और उस समय जो है यहाँ पे कर्नाटका में जो है इसकी राजधानी थी वारंगल। और वहाँ पर ये एक तरह से हेरिटेज साइट हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जो कला एवं साहित्य का संरक्षण के लिए मानी जाती है। और ये होयसल राजवंश की राजधानी रही थी हलेली। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा है? तो छत्रपति संभाजी नगर जो है ये अभी औरंगाबाद का नाम बदला है। और ये बेसिकली जो नाम बदला गया है ये छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये किया गया है। तो इसको एक तरह से ये पहले भी औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रहा है, लेकिन बाद में फिर से इसको बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो उसके अलावा जो है इम्पोर्टेंट जो है कि इसमें केवल इसी का नाम चेंज नहीं हुआ है, ये कि जो औरंगाबाद है, औरंगाबाद के अलावा जो है एक शहर और है जिसका नाम चेंज हुआ है। और ये जो चेंज हुआ है नाम, तो एक्चुअली मिनिस्ट्री के द्वारा जैसे ये औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ है, उसके साथ साथ उस्मानाबाद का भी नाम जो है ये चेंज किया गया है। तो उस्मानाबाद को भी एक जो है धाराशिव नाम दिया गया है, धाराशिव। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं इनके। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने, और इसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी भी मिल गई है। तो ये जो महाविकास अघाड़ी पार्टी है जो जिसका जो है अभी गवर्नमेंट है जिसकी, और यहाँ पर जो है तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने के द्वारा ये नाम पहले से दिया गया था पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे, जब शिवसेना की गवर्नमेंट थी। और एकनाथ शिंदे के साथ में जो डिप्टी सीएम हैं इस समय वो देवेंद्र फडणवीस हैं, वो जो कि बीजेपी के हैं। तो इन्होंने जो है मिल करके ये नाम जो है दो चेंज किए हैं। औरंगाबाद का नाम कहाँ किया गया है, ये छत्रपति संभाजी नगर किया गया है, और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जो है कार्लोस सेंज ने जीता है। और इससे पहले जितने भी ग्रैंड प्रिक्स हुए हैं 2023 में, उनमें ज़्यादातर जो हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बहुत ही लिमिटेड जो अलग अलग हैं, जैसे जो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स है इसका जो कार्लोस सेंज है इन्होंने ये जीता है। और इसमें इन्होंने जो है ये टॉप 10 में अभी तक ये मैक्स वर्स्टप्पन रहे हैं। तो इनका जो है ये हमेशा जो है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है 10 बार हुई है, इन्होंने 10 बार जीती है वर्स्टप्पन ने। और इस बार जो है ये कार्लोस सेंज ने इनका रिकॉर्ड ये तोड़ दिया है, एक तरह से जीत के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और इस एक तरह से जो ये फरारी के हैं कार्लोस सेंज, ठीक है, फरारी के, और ये जो मैक्स वर्स्टप्पन है ये रेडबुल के हैं। तो ज़्यादातर लेकिन इस सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स के अलावा जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं उसमें ज़्यादातर जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीती हैं। ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये 2020 और 21 में जो है ये रद्द कर दी गई थी कोविड के कारण। तो कोविड-19 के कारण ये रद्द कर दी गई थी, लेकिन बाद में जो है ये इस बार 2023 में इसको ये आयोजित किया गया। तो जैसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है, या फिर डच ग्रैंड प्रिक्स हुई है, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है, या कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स हुई है, या स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है, या मोनाको है, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स है, ये सभी जो है मैक्स वर्स्टप्पन ने ही जीती हैं। सऊदी अरबिया जो ग्रैंड प्रिक्स हुई है इसको सर्जियो पेरेज ने जीता है। ठीक है, और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को भी सर्जियो पेरेज ने ही जीता था। ठीक है, तो बचे हुए जितने भी हैं वो मैक्स वर्स्टप्पन ने और कार्लोस सेंज ने ये सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स को जीता है। ठीक है, तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था।
इस वीडियो लेक्चर का। और अभी तक जो है ये इम्पोर्टेंट रहा है कि आप जो भी करंट अफेयर्स हैं बेसिकली आप लोग को एमसीक्यू के माध्यम से ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये करंट अफेयर्स हैं बेसिकली, इसमें अलग अलग सीरीज़ जो हैं अब हम जोड़ेंगे, जैसे पर्सन्स इन न्यूज़ जो हैं वो उसको जोड़ेंगे जो है, बल्कि मार्च के बाद में जोड़ूंगा, अप्रैल से लेकर के जो अभी तक सितंबर के या तक के, तो जितने भी जब हमारा पूरा सितंबर ये माह हो जाएगा, अप्रैल टू सितंबर के पर्सन इन न्यूज़ अलग रहेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ अलग रहेगी, और ये सारे जो है अलग से जो है वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसी तरह से कोई भी जो है एक्ट आया है उस एक्ट को लेकर के जो है अलग से आपको न्यूज़ प्रदान की जाएगी, और उसी प्रकार से पर्सन इन न्यूज़ जैसा मैंने बताया, और उसके साथ में इंडिया की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं इंडियन गवर्नमेंट की, और दूसरा जो है इंटरनेशनल न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट रही हैं वो भी आपके साथ साझा की जाएगी अलग अलग जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से, ताकि जो अक्टूबर में होने वाला जो पेपर है पेट का, पीईटी का, तो वो जो है अच्छी तरह से आप लोगों को उनका संपन्न हो। तो इसके साथ ही जो है मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारा जो जीएस तैयारी ऐप है, यहाँ पर भी क्लासेस चालू हैं, पेड क्लासेस हैं। तो यहाँ पर पेड क्लासेस आप उसको ले सकते हैं। ये पेड क्लासेस जो हैं ये पीईटी को लेकर के स्टार्ट की गई हैं। पीईटी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर के, तो उसमें जो है आपको सारे नोट्स भी मिल जाते हैं, और सारे जो हैं नोट्स के अलावा टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपको जो डिस्कशन के माध्यम से भी आपके जो क्वेरीज़ हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल जीएस तैयारी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप लोग को मिल जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।